हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज का ये 1 घंटे का महा एपिसोड, जी हाँ, 1 घंटे की ये एक स्पेशल और एक डिमांडेड वीडियो क्लास 8वीं का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि 1-2 दिन के अंदर ही, यानी कि 15 अक्टूबर को आपका हिंदी का जो मिड टर्म का एग्जाम है ये होने वाला है। तो आप कम टाइम के अंदर अपने मिड टर्म एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, इसको बेहतर बना सको, इस बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों इस वीडियो में हम दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर सॉल्यूशन के साथ में समझने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में दूसरा सैंपल पेपर समझेंगे। और खास बात पता है क्या है, ये इस 1 घंटे के अंदर हम पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मैं करवाऊंगा ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके मिड टर्म के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहां से कई क्वेश्चन डिट्टो भी रिपीट हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि आप मुझे ये 1 घंटा दीजिए, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ने के लिए, और मैं आपको बदले में अच्छी तैयारी करवा के दूंगा। ओके, तो रेडी हो बच्चों, शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आप अपना पेपर का पैटर्न देखो। 2.5 घंटे का पेपर होगा और 60 नंबर का आएगा, ठीक है। पेपर के अंदर कुल मिलाकर आपके 4 खंड होंगे और 11 प्रश्न आएंगे, ठीक है। खंड का जो होगा बच्चों, इसमें 2 ही क्वेश्चन होंगे आपके, आपठित गद्यांश और काव्यांश वाला, जिसमें उप प्रश्न आपके 8 होंगे। खंड खा की बात करेंगे तो इसमें एक ही क्वेश्चन होगा, आपका जो व्याकरण होता है ना, उससे संबंधित 10 नंबर का, ठीक है। खंड गा जो रहेगा बच्चों, इसमें 6 प्रश्न होंगे आपके, जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 20 होगी। किताब के क्वेश्चन आंसर होंगे कविता वाले, चैप्टर वाले, सारे के सारे, ठीक है। फिर खंड घा रहेगा बच्चों, इसमें 2 ही प्रश्न होंगे, एक लेटर वाला रहेगा और एक दूसरा और रहेगा आपका अनुच्छेद लेखन वाला, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं खंड का भी समझाऊंगा अच्छे से, खंड का व्याकरण भी समझाऊंगा, खंड घा किताबों वाले क्वेश्चन भी समझाऊंगा, और खंड घा आपका जो राइटिंग वाला पार्ट है हिंदी का, वो भी आपको समझाऊंगा। सो डोंट वरी, तैयारी 1 नंबर की होने वाली है आपकी, ठीक है। और शुरू करेंगे बच्चों अपने खंड नंबर का से, यानी कि आपठित बोध से। तो बच्चों मेरे साथ आप इस गद्यांश को पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ एमसीक्यू पूछे जाएंगे और 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, है ना। इसे सॉल्व करेंगे बच्चों जब हम इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ आप भी पढ़िएगा, काफी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। देखो ज्यादा बड़ा पैसेज भी नहीं है, छोटा सा ही है। देखो पहला पैसेज हमारा ये है, यहां से यहां तक, और दूसरा पैसेज हमारा यहां से यहां तक है। बहुत ही आसान है। तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन देख लेंगे। क्या लिखा हुआ है बच्चों, शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करती है। यानी शिक्षा जो होती है ना, वो केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए, पूर्ण निर्माण के लिए जरूरी है। एक अशिक्षित व्यक्ति अंधविश्वासों में, कुरीतियों में और छोटी सोच में फंसा रह जाता है, जो अशिक्षित होता है। जबकि एक पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है ना बच्चों, वो विवेकशील होता है, आत्मनिर्भर होता है और जागरूक व्यक्ति बनता है। शिक्षा से व्यक्ति में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और उसे अपनी जिम्मेदारी का भी पता चलता है। यही कारण है बच्चों कि शिक्षा को ना मानव जीवन का आधार बताया गया है और समाज की रीढ़ कहा गया है, ठीक है। आगे देखो, शिक्षा का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र के विकास की नींव है। यानी कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि किताबी ज्ञान, ये नहीं कि केवल व्यक्ति तक, बल्कि पूरे देश के विकास के लिए जरूरी होता है, नींव होती है शिक्षा। कैसे, हम जब किसी देश के जो लोग होंगे पढ़े लिखे होंगे, समाज जो होगा शिक्षित होगा, तो वहां पे समानता होगी, भाईचारा होगी और विकास की भावना होगी, है ना। आज के इस कंपटीशन के युग में बच्चों, शिक्षा जो है ना, ये रोजगार और तकनीकी प्रगति का एक माध्यम भी बन गई है। शिक्षा के माध्यम से हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। शिक्षा न केवल आर्थिक उन्नति का साधन है, बल्कि शिक्षा नैतिक मूल्य, मानवीय संवेदनाओं से भी हमें जोड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप 1 वर्ष का विकास चाहते हैं तो अन्न बोइए, 10 वर्ष का विकास चाहते हैं तो वृक्ष लगाइए, यदि 100 वर्षों का विकास चाहते हैं तो शिक्षा को प्राथमिकता दीजिए। ये कहावत है बच्चों। अगर आप 1 वर्ष तक विकास चाहते हैं तो अन्न बोइए, 10 वर्षों का विकास चाहते हैं तो वृक्ष लगाओ, अगर 100 वर्षों का विकास चाहिए तो शिक्षा को प्राथमिकता दीजिए, ठीक है। इस तरीके से बच्चों अब क्वेश्चन क्या बनते हैं, सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बच्चों,
शिक्षा को मानव जीवन का आधार क्यों कहा गया है? ठीक है, तो शिक्षा को बच्चों मानव जीवन का आधार क्यों कहा गया है? जैसा कि अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, क्योंकि ये हमारे अंदर आत्मनिर्णय, ठीक है, जिम्मेदारी का बोध वगैरह कराते हैं, इसीलिए कहा गया। यानी कि एक व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, है ना, व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड है, शिक्षा की सही विशेषताओं को चुनो। तो शिक्षा की सही विशेषता क्या क्या है? आत्मनिर्भरता और जागरूकता पैदा करती है शिक्षा, बिल्कुल सही बात। समाज में समानता और भाईचारा बढ़ाती है शिक्षा, बिल्कुल सही बात। केवल आर्थिक विकास तक सीमित है? ना 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 ना, सारे विकास होते हैं इससे। तो नैतिक मूल्यों और संवेदनाओं से जोड़ती है, हाँ ये भी सही होगा। तो मतलब कि का वाला सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा ये सही होगा। अब 1 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, शिक्षा का और अंधविश्वास का क्या संबंध है भाई? तो देखो, जो शिक्षा होती है ना, ये व्यक्ति को जागरूक बनाती है, उसे सही गलत में अंतर करना सिखाती है। लेकिन जो व्यक्ति शिक्षित है ही नहीं, वो इन अंधविश्वास या कुरीतियों से कैसे मुक्ति पा सकता है? मुक्ति तो उसी को मिलेगी ना जो शिक्षित होगा। आगे, आपके विचार से शिक्षा केवल रोजगार पाने का साधन है या इससे कहीं अधिक महत्व रखती है? ये बताओ। तो मैं पता क्या बोलूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा, हाँ ये बात सही है, शिक्षा जो है ना वो केवल रोजगार का ही साधन नहीं, बल्कि रोजगार के साथ साथ जीवन जीने की हमें कला भी सिखाती है। शिक्षा हमें नैतिक मूल्य सिखाती है, हमारे अंदर आत्मविश्वास की भावना को जगाती है, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का बोध भी कराती है। रोजगार एक छोटा सा पक्ष है शिक्षा का, जबकि शिक्षा में एक अच्छा इंसान, एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का मार्ग भी दिखाती है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे पूरा। ठीक है, चलो अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड हमारा काव्यांश का है। काव्यांश मतलब कि जो हमारा कविता का अंश है। तो कविता का अंश क्या कहता है? समय चलता रुकता नहीं कभी, हर क्षण हमें कुछ नया सिखाता है, वह बीत जाता लौट कर नहीं आता, इसका मूल्य समझना अत्यंत आवश्यक है। सुबह की रोशनी, दिन की भाग दौड़, हर अनुभव में हमें जीवन का पाठ पढ़ाता है, गलतियों से सीख, सफलताओं से प्रेरणा, समय हमें सुधार और दिशा दिखाता है। कभी क्षणों को व्यर्थ न गवाएं, सपनों की ओर कदम बढ़ाएं, हर पल में अवसर छिपा है, जो पहचान ले वही सफल कहलाए। समय की शक्ति को समझना है, जीवन के अनुशासन और लक्ष्य को पाना है, अनुभव से बढ़ती समझदारी, समय के साथ बदलती है हमारी यात्रा। मतलब यहाँ पे समय की जो विशेषता है उसको बताया गया है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है? कविता के अनुसार समय का सबसे बड़ा मूल्य क्या है? सबसे बड़ा मूल्य ये है कि प्रत्येक क्षण ये हमें जीवन का पाठ पढ़ाती है। ये कविता प्रत्येक क्षण हमें जीवन का पाठ पढ़ाती है, यानी कि समय जो होता है। कविता में समय और जीवन के कौन कौन से गुण वर्णित हैं, इस मामले में गलत का चयन करो, जो गलत है वो बताना है। तो सबसे पहला, समय से अनुशासन और लक्ष्य की प्राप्ति होती है, सही बात है। समय हमें अवसरों और सफलता की राह दिखाता है, समय हमें अनुभव और शिक्षा देता है। लेकिन समय हमेशा व्यर्थ बीत जाता है, ये गलत है, ये कविता में कहीं पे भी नहीं कहा गया है ना। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, कविता में बताया गया है कि समय का मूल्य क्यों समझना आवश्यक है। क्यों समझना आवश्यक है बच्चों? क्योंकि हर क्षण हमें ये समय सीख और अवसर देता है। जो लोग समय की कीमत को समझते हैं वे जीवन में सफल होते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। आगे, कविता के अनुसार अनुभव और अनुशासन का जीवन में क्या महत्व है भाई? तो कविता में कहा गया है कि अनुभव और अनुशासन जीवन में सफलता और संतुलन लाते हैं। अनुभव से हम गलतियों से सीखते हैं और भविष्य के लिए बेहतर निर्णय ले पाते हैं। अनुशासन हमें स्वयं का सही से इस्तेमाल करना सिखाता है, स्वयं का और समय का सही से इस्तेमाल करना। समय और अनुभव के माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है और जीवन में सकारात्मकता और संतोष का अनुभव भी कर सकता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों क्वेश्चन 9 मिनट के अंदर पूरे कर लिए। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बहुत कम टाइम है हमारे पास। तो अब हम शुरू करेंगे अपने खंड खा को। खंड खा जो कि व्यावहारिक व्याकरण हमारे रहने वाला है। अब इसके अंदर बच्चों आपसे ना 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 10 के आंसर देने होंगे अलग अलग तरीके के। ठीक है, आ जाओ बच्चों, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दें। यानी कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लग जाएं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं बच्चों। क्या कहेंगे? उपसर्ग। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक शब्द है मान,
ठीक है, इसका मतलब होता है किसी का सम्मान करना। वहीं अगर हमने इसके आगे अभी लगा दिया तो बन गया अभिमान, यानी कि घमंड करना, है ना। अब जैसे ये है नए, ठीक है, इसके आगे हमने अभी लगा दिया तो ये बन गया अभिनय, है ना। तो ये होते हैं उपसर्ग। याद कर लोगे बच्चे, उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दें। अब जैसे आपसे कहा गया कि अति उपसर्ग से 2 नए शब्द बनाओ, तो अति उपसर्ग से हमने शब्द बनाया है अतिरिक्त, अतिशय, अतुलनीय, ठीक है, अति सुंदर, है ना, इस तरीके से। तो हमने अति उपसर्ग लगा के ये शब्द बना दिए। ओके, अब आता है बच्चों अगला वाला क्वेश्चन, जो कि हमारा गा वाला है कि आई प्रत्यय से मूल शब्द प्रत्यय के साथ 2 नए शब्द बनाओ। यानी कि आपको आई प्रत्यय के पहले 2 मूल शब्द लिखने हैं, फिर उसके नए शब्द क्या बनेंगे ये बताना है। तो मूल शब्द छपाई और नया मूल शब्द छप है और नया शब्द बना छपाई, ठीक है। धुल मूल शब्द, धुलाई नया, पक मूल शब्द और पकाई नया, सिल मूल शब्द, सिलाई नया, और सफ मूल शब्द और सफाई आपका यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। अगला बस तथा यात्री, ये जो शब्द है ये संज्ञा की क्या पहचान करवाते हैं? अब बस हो गए या फिर यात्री हो गए, ये पर्टिकुलर किसी जाति को दर्शाते हैं, ठीक है। बस, स्कूल, गौशाला वगैरह ये सब क्या है? ये किसी जाति को यहाँ पे बता रहे हैं बच्चों। तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है हमारी। कौन सी? जातिवाचक। द्वंद्व समास के 2 उदाहरण लिखिए भाई। तो द्वंद्व समास के हमारे उदाहरण क्या हो सकते हैं? हमेशा द्वंद्व समास में एक चीज याद रखिएगा, इस तरीके का साइन होगा और या फिर और लगा होगा। जैसे कि अमीर और गरीब, तो अमीर गरीब, ऋषि और मुनि, ऋषि मुनि, गाय और बैल, गाय बैल, दिन और रात, दिन रात, ठीक है ना, ऐसे करके। माता और पिता, माता पिता, भाई और बहन, भाई और बहन, राजा और रंक, राजा रंक, ऐसे करके द्वंद्व समास के आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा चा वाला। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्य में सही अथवा गलत लिखिए। तो जातिवाचक संज्ञा जैसे कोई चरित्र है, कोई स्वभाव है, कोई वजन है, कोई आकार है आदि के द्वारा जाने वाली संज्ञाएं होती हैं। तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? किसी चरित्र का, किसी स्वभाव का, किसी वजन या आकार के द्वारा दी जाने वाली संज्ञा। हाँ, ये सही बात है। कक्षा में 50 विद्यार्थी उपस्थित हैं, वाक्य में डैश विशेषण है और विशेषण शब्द का नाम बताओ। बच्चों ध्यान से देखना, कक्षा में 50 विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो विशेषण कौन सा है भाई? विशेषण है हमारा 50 विद्यार्थी उपस्थित होना, और विशेषण शब्द का नाम क्या है? संख्यावाचक, क्योंकि 50 क्या है? संख्या है ये, है ना। विद्यार्थी तो 10 20 काले गोरे कैसे भी हो सकते हैं, तो विद्यार्थी जैसे हैं, जैसे 50 हैं, तो वो क्या है? विशेषण है। किसका है? संख्यावाचक विशेषण का। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे हमारा अगला वाला क्या कहता है? अल्पायु और क्षणिक। अल्प आयु और क्षणिक, इन दोनों शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो बच्चों अल्पायु का विलोम शब्द क्या होता है? दीर्घायु। और क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत। अल्पायु छोटी आयु, दीर्घायु लंबी आयु, क्षणिक मतलब बहुत ही कम टाइम का, शाश्वत मतलब बहुत ज्यादा, है ना। हनुमान जी के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो बच्चों। तो हनुमान जी के पर्यायवाची हैं पवन सुत, महावीर, रामदूत, मारुतनय, अंजनी पुत्र, केशरी नंदन, बजरंगबली, मारुति। सद्भावना अथवा अर्धांगिनी, किसी एक शब्द का संधि विच्छेद करो। तो बच्चों सद्भावना का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा सत्य प्लस भावना। क्या आएगा? सत्य प्लस भावना। और अर्धांगिनी का संधि विच्छेद करेंगे तो अर्ध प्लस अंगिनी। क्या होगा? अर्ध प्लस अंगिनी, ये इसका संधि विच्छेद होगा, है ना। इसी तरीके से बच्चों पिछली वीडियो में क्वेश्चन करवाए हुए थे, जैसे कि वह शब्द जो किसी नाम या संज्ञा या उसके स्थान पर आए सर्वनाम की विशेषता बताता है, जैसे सुंदर लड़की, एक बड़ा घर, या लड़का 2 बच्चे, ये कहलाएगा विशेषण। आहट प्रत्यय से हमने मूल शब्द और नए शब्द बनाए थे, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, ये नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारी चीजें जो है ऑलरेडी समझा रखी है। अब हवा और जल के पर्यायवाची बताने, तो हवा का पर्यायवाची होता है पवन, वायु, समीर, बयार। जल के पर्यायवाची इतने सारे होते हैं, इनका आपको संधि विच्छेद करना था तो पुस्तक प्लस में आलय, पुस्तकालय, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र, ऐसे करके है ना। तो बच्चों पिछला जो पेपर था ना, पहला वाला पेपर, उसमें ये सब समझाया हुआ है मैंने। चलो अब शुरू करेंगे बच्चों खंड नंबर का। खंड का है हमारा पाठ्य पुस्तक का। कौन सा बच्चों? पाठ्य पुस्तक, यानी कि आपकी कविता वाला, है ना। चलो देखो क्वेश्चन 4 क्या कहता है? जो काव्यांश आपने पढ़ा है अपनी कविता से, अपने जो आपकी वो है ना वसंत वाली किताब, उस कविता में दीवानों की हस्ती, उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के।
तो क्या लिखा हुआ है बच्चों, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, तुम कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो हम दीवानों की हस्ती, ये आपका पोयम है। पहला क्वेश्चन, दीवानों की हस्ती जो काव्य है इसके लेखक कौन है, यानी कि कवि कौन है इसके बच्चों। तो दीवानों की हस्ती किसने लिखी है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ सोचो क्या आंसर होगा, वेरी गुड, भगवती चरण वर्मा जी। किसकी लेखनी है बच्चों, भगवती चरण वर्मा जी की। अगला क्वेश्चन, मस्ती से भरपूर जीवन जीने वाले दीवाने समाज में किस रूप में पहचाने जाते हैं। जो लोग ना मस्ती से भरपूर जीवन जीते हैं, ऐसे दीवानों को समाज में किस रूप में देखते हैं बच्चों, उल्लास के प्रतीक के रूप में, हर्ष और उल्लास के प्रतीक के रूप में। दीवाने समाज में क्या बांटते हैं, ये जो मस्ती के दीवाने होते हैं खुशियां बांटते हैं और सकारात्मकता बांटते हैं बच्चों, ठीक है। फिर बताया गया है कि कविता के अनुसार दिए गए शब्द और उनके अर्थों को पढ़िए। तो कविता में जैसे हस्ती शब्द है, इसका मतलब होता है अस्तित्व, आलम का शब्द मतलब होता है दुनिया या माहौल, स्वच्छंद का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, और प्रतिबंध मतलब शर्तों के साथ, मतलब कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अब बच्चों देखो, पेपर में केवल आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू के, लेकिन आपको मैं एक और एक्स्ट्रा करवा रहा हूं 5, ताकि और अच्छे से समझ सको। जब दीवाने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है। जब कोई जो दीवाने की मस्ती में, ये आपकी जो पोएम है ना, तो उसमें दीवाने जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो क्या होता है उनके साथ बच्चों, मस्ती और उमंग भी उनके साथ जाती है। क्या 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 क्या, मस्ती और उमंग भी उनके साथ जाती है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों। इसमें हमें क्या करना है कि 3 आपको लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए, जिसमें से 2 के उत्तर करने हैं। जैसे पहला है, यह सबसे कठिन समय नहीं, यह पंक्ति हमें क्या संदेश देती है। तो बच्चों ये जो पंक्ति है कि यह सबसे कठिन समय नहीं, ये पंक्ति हमें ये संदेश देती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें आशा और धैर्य के साथ संघर्ष अपना जारी रखे रहना चाहिए। कंप्लीटली हमें हार नहीं माननी है, अपने किसी भी काम से धैर्य और आशा के साथ में काम को करते रहना चाहिए। पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियां कौन पढ़ पाते हैं और वे क्या संदेश लेकर आती हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियां केवल और केवल पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, अन्य जो प्राकृतिक तत्व होते हैं ये पढ़ पाते हैं। और ये चिट्ठियों में क्या लिखे आते हैं बच्चों, प्रकृति में होने वाले बदलाव, प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश लेकर आते हैं बच्चों, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। अगला, कवि किन बंधनों को तोड़ने की बात कर रहा है, दीवानों की हस्ती कविता के आधार पर बताओ, कवि किन बंधनों को तोड़ने की बात कर रहा है बच्चों। तो देखो, कवि जो है ना उन बंधनों को तोड़ने की बात कर रहा है जो समाज में व्याप्त बुराइयां, रूढ़िवादी रीति रिवाज, परंपरागत बाधाएं, वह है स्वतंत्र और स्वच्छंद जीवन जीना चाहता है। यानी कि जितनी कुरीतियां, जितनी बुराइयां समाज में, उन बंधनों को तोड़ो, स्वतंत्र और स्वच्छंद जीवन जीना चाहता है, वो यहाँ पे ये बताता है, ठीक है। ऐसे करके लिखेंगे। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। अब कविताओं के आधार पे आपसे 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से 2 के आंसर करने। पहला वाला, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। आता है तो उल्लास और जाता है तो आंसू बनकर, ऐसा क्यों। देखो, कवि जो है ना अपने आने को उल्लास इसलिए कहता है क्योंकि उसके आने से लोगों के मन में खुशी और उत्साह का संचार होता है। जब वो आता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। वह अपने प्रेम और आनंद को लोगों में बांटता है, जिससे लोगों का हृदय प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जब वो उस स्थान को छोड़कर चला जाता है तो उसके और वहां के लोगों का मन दुखी हो जाता है और विदाई के क्षणों में आंखों से आंसू बहते हैं। इसीलिए उसने अपने जाने को आंसू बनकर कहा है। आने को कहा है उल्लास से क्योंकि सब एक्साइटेड होते हैं, जाने को आंसू का है क्योंकि विदाई तरीके की सी हो रही होती है। ओके, फिर बच्चों, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है, इस विषय पर एक वाक्य लिखिए, यानी कि एक आपको कहानी टाइप में लिखनी है। तो बच्चों, डाकिया हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुराने समय में जब इंटरनेट नहीं था तब संचार का मुख्य पात्र होते थे यही हमारे पत्र, जिन्हें डाकिया घर घर पहुंचाता था। यह न केवल पत्र बल्कि मनी ऑर्डर, पार्सल और सरकारी दस्तावेज भी पहुंचाता था। जब डाकिया पत्र लेकर आता तो कोई खुश हो जाता, कोई भावुक हो जाता, तो कोई कभी कभी दुखी हो जाता। क्यों? क्योंकि ये संदेश जो थे ना, वो कभी जो थे शोक होते थे, कभी अच्छे होते थे, कभी कैसे भी होते थे। ये केवल संदेशों को नहीं लाता था डाकिया, बल्कि डाकिया भावनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता था। हालांकि
इंटरनेट के आने से पत्रों की संख्या कम हो गई, फिर भी डाकिये की भूमिका आज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी डाक वगैरह आते हैं वो उसी डाकिये के माध्यम से ही आते हैं, है ना। तो डाक की व्यवस्था बंद नहीं हो सकती है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, चलो बच्चों आप देखो तीसरा क्वेश्चन। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी बताइए। तो आ जाओ बच्चों ध्यान से समझते हैं। चिड़िया तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्यों? ताकि वो अपना घोंसला बना सके। सूरज डूबने से पहले वो अपने बच्चों को एक सुरक्षित आश्रय तैयार करना चाहती है, एक सुरक्षित घर तैयार करना चाहती है। उसका घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा देता है, जो ये दर्शाता है कि कठिनाइयों के बावजूद जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहता है। कठिनाइयों के बावजूद भी जीवन हमारा आगे बढ़ता रहता है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीनों क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि हमारे चैप्टर वाला जो है ना, चैप्टर वाला वहां से लिया गया है, गद्यांश है हमारा ये, ठीक है। अच्छा, गद्यांश करने से पहले कुछ चीजें और देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीजें जैसे कि ये वाला कि अभी भी स्टेशन पर भीड़ है, इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि लोग अपने जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और यह दर्शाता है कि जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कभी बंद नहीं करनी चाहिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों कहा है बच्चों? तो पक्षी और बादल किसी भी देश की सीमा को नहीं मानते हैं, वे पूरी दुनिया में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं और ईश्वर के संदेशवाहक बनकर प्रेम और एकता का संदेश फैलाते हैं। पक्षी फूलों की सुगंध को दूर दूर तक पहुंचाते हैं, जबकि बादल एक स्थान से जल लेकर दूसरे स्थान पर बरसते हैं। ये ना तो किसी बंधन को स्वीकार करते हैं, ना ही किसी सीमा में बनते हैं। दूसरी ओर मनुष्य जो होते हैं ना, ये सीमाओं, जातियों, राष्ट्र इसमें बढ़ जाता है और विश्व बंधुत्व की भावना को नहीं जानता। यही कारण कि कवि ने पक्षियों और बादल को भगवान के डाकिये कहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी याद कर लेना। अब आता है गद्यांश वाला। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर 2 है बस की यात्रा, उससे लिया गया है। क्या लिखा हुआ है? एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसी नाली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे बच्चे के मुंह में कोई दूध की शीशी लगाता हो। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? क्योंकि जो भी पेड़ आता उसे डर लगता कि बस इससे टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरा पेड़ का इंतजार करता। जेल दिखती तो सोचता कि कहीं इसमें गोता ना लगाने लग जाए, है ना। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं बच्चों, एक एक करके देखेंगे। लेखक जो था ना, ये पेड़ों को अपना शत्रु क्यों मानता था? भाई अभी हमने देखा किस वजह से, कि पेड़ों से ये बस टकरा ना जाए, इस आशंका की वजह से पेड़ों को अपना शत्रु मानता था, ठीक है। 8-10 मील के बाद बस की गति में क्या बदलाव हुआ बच्चों? तो 8-10 मील की गति के बाद बस सामान्य हो गई। बिना किसी झटके के बस फिर से चलने लगी थी बच्चों, ठीक है। आगे, यात्री इस बस में सफर क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि वे चलने की संभावना नहीं, उन्हें बस के चलने की संभावना नहीं थी। वे बस की खस्ता हालत देख के वो कभी भी धोखा दे सकती, ऐसा सोच रहे थे। क्योंकि बस में बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी, क्योंकि बस एक पहिया खराब था। क्या रीजन है बच्चों कि यात्री इस बस में सफर नहीं करना चाहते थे, फिर भी उन्हें मजबूरी में करना पड़ा था? रीजन था बच्चों कि क्योंकि ये बस अपनी खस्ता हालत की वजह से कभी भी कहीं पर भी धोखा दे सकती थी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, अध्याय के अनुसार दिए गए शब्द तथा उनके अर्थों को लिखो। तो बियाबान का मतलब होता है जंगल या उजाड़ खंड। अंतुष्टि का मतलब होता है मृतक कर्म या फिर दाह कर्म। प्रयाण का मतलब होता है प्रस्थान या फिर मरना। और बेताबी का मतलब होता है बेचैनी, है ना। तो आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर आंसर होगा घा वाला। अब पेपर में तो आपसे केवल 4 ही MCQ पूछे जाएंगे आपके कविता और चैप्टर वाले, लेकिन एक मैंने और एक्स्ट्रा MCQ लिया है, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा है, हम 5 मित्रों ने यह तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। तो कारक शब्द की इसमें से पहचान करो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको कारक शब्द की पहचान करनी है कि हम 5 मित्रों ने यह तय किया कि, ठीक है। क्या बच्चों, कारक शब्द कौन कौन से होंगे? 3 होंगे, ठीक है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि हम 4 बजे की बस से चलेंगे। तो 3 होंगे ने, की, से, ठीक है। कौन कौन से कारक होंगे बच्चों? ने, की और से, ओके। हाँ जी सर, समझ गए।
चलो जी आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब 8वां क्वेश्चन है हमारा चैप्टर वाले क्वेश्चन आंसर का। तो इसमें भी 2 नंबर के 3 क्वेश्चन है जिसका हमें 2 का आंसर देना है। तो पहला है बच्चों, किस घटना से लेखक को अचानक बदलू की याद आ गई? तो लेखक को एकदम से बदलू की याद आ जाती है, किस घटना से? बच्चों होता यह है ना कि बरसात के दिनों में एक बार लेखक के मामा की छोटी छोटी बेटी आंगन में फिसल कर गिर गई। उसकी कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में चुभ गईं। लेखक ने उसके मरहम पट्टी की और जब वो मरहम पट्टी कर रहा था तब बदलू को अचानक से उसके काका, जो गांव में बोलते थे मामा के यहाँ पे, लाख की चूड़ियां उसको याद आ गई। ठीक है, जब वो पट्टी कर रहा था उसकी, है ना। अगला, बस की यात्रा पाठ के आधार पे ये बताओ, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक ये सुनकर हैरानी उसे क्यों नहीं हुई? तो बच्चों देखो, ओके तो चलो बच्चों अब हम इसके आंसर को पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, कि लेखक ने जब बस को उसकी जर्जर अवस्था, की खराब अवस्था में देखा तो लेखक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सही तरीके से बस चल भी पाएगी। इसीलिए उसने जब बस मालिक से ये सवाल किया ना कि क्या ये बस सही में चलती भी है, तो पता है मालिक ने क्या जवाब दिया? ये बस अपने आप चलती है। ठीक है, ये सुनकर लेखक हैरान हो गया, हक्का बक्का रह गया, अचरज में पड़ गया, क्योंकि उसकी हालत देखकर ऐसा लग ही नहीं देता। ठीक है, ये चल भी पाएगी और चलेगी भी तो कहीं पे भी रास्ते में बंद हो सकती है। लेकिन मालिक के आत्मविश्वास भरे जवाब ने लेखक को और ज्यादा अधिक हैरान कर दिया। ठीक है, एक तो वो हैरान पहले से ही था कि चलेगी नहीं चलेगी, जब लेखक ने कहा ये अपने आप चलती है तो वो और ज्यादा हैरान हो गया। ठीक है, चलो अब देखो 8वें का, कि मानव महासागर से लेखक का क्या आशय है। ठीक है, मानव महासागर, इससे लेखक क्या आशय है बच्चों? आओ बड़े ध्यान से देखिएगा। लेखक के द्वारा मानव महासागर शब्द से भारतवर्ष के विविध जाति, धर्म और समाज के लोगों को संकेत किया गया है ना। भारत में रहने वाले लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, है ना, और अपने विभिन्न जीवन मूल्य, आदर्श, संस्कार लेकर आए हैं। लेखक इसे एक विशाल मानव महासागर के रूप में देखता है। ठीक है, तो मानव महासागर का मतलब क्या हो गया? कि जिस सागर के अंदर बहुत सारे जो मानव हैं वो अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, क्षेत्रीय, भाषाई ऐसे लोग हों, जहाँ पे विविधताएं तो बहुत सारी हो लेकिन वो रहते एक साथ हों, उसको मानव महासागर कहा गया है ना। इस तरीके से ये रहेगा। और इसके अलावा बच्चों और भी क्वेश्चन आपको मैंने पिछली वीडियो में कराए हुए हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे क्वेश्चन था, बदलू का स्वभाव कैसा था, शादी विवाह में वो कैसी जिद करता था बच्चों? तो बदलू स्वभाव से बहुत ही सरल और निष्कपट व्यक्ति था। वो कभी किसी से विवाद नहीं करता, बस हाँ शादी ब्याह पर सुहाग की चूड़ियों के बदले में अपनी मनचाही चीज जरूर मांग लेता था। ठीक है, जैसे कपड़े, अनाज, पगड़ी या रुपए पैसे। लेखक और उसके मित्र कहाँ जा रहे थे और लेखक को बस जो थी वो वृद्ध क्यों लगी थी? तो बेसिकली लेखक और उसके मित्र कहाँ से आए थे? पन्ना से आए थे और जाना था उन्हें जबलपुर। लेकिन लेखक ने जब बस की हालत को देखा तो वो बहुत पुरानी लगी, जर्जर हालत में थी, मानो जैसे किसी तरह से चली रही हो। लेखक को लगा जैसे वह स्वयं थकी हुई वृद्धा में है और उस पर सवारी करना मतलब उसको कष्ट देने के बराबर होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन है। और फिर ये वाला क्वेश्चन था। ओके तो चलो बच्चों, ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 3 प्रश्न है 3 नंबर के, जिसमें से 2 के आंसर करने हैं 30 से 40 शब्दों में। तो पहला है बच्चों, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? सबसे पहली बात, वो गांव चाव से क्यों जाता था। और दूसरा ये बताओ, जब गांव गया है, अब मामा का गांव है तो सब मामा लगेंगे उसके, लेकिन वो बदलू मामा को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव इसलिए जाने के लिए उत्सुक रहता था क्योंकि वहां लाख की चूड़ियां बनाने वाले कुशल कारीगर बदलू जी रहते थे। अब लेखक को बदलू काका से विशेष लगाव था क्योंकि वो उसे रंग बिरंगी लाख की गोलियां दिया करते थे जो उसको बहुत पसंद थी। तकनीकी रूप से देखा जाए तो लेखक को बदलू मामा कहना चाहिए था क्योंकि वो मामा के गांव का था, लेकिन गांव के अन्य बच्चे उसे काका काका कहते थे, बदलू काका, तो ये भी उसे बदलू काका कहने लगा। तो ये है बच्चों, तो गांव क्यों जाता था बच्चों चाव से? क्योंकि
जो बदलू कुशल कारीगर रहता था ना चूड़ियों का, वो उसे रंग बिरंगी लाख की चूड़ियों की गोलियां लाख की गोलियां देता था, जो कि इसे बहुत पसंद थी। अब वैसे तो इसे मामा कहना चाहिए था, लेकिन गांव के लोग सभी उसे बदलू काका कहते थे, तो उसने भी बदलू काका कहना शुरू कर दिया, है ना। अगला क्वेश्चन, बस की यात्रा पाठ के अनुसार मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था, ये बताइए। तो बच्चों देखो, लेखक को हर पेड़ दुश्मन के समान लग रहा था। क्यों? क्योंकि बस की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो जबरदस्ती चलाई जा रही थी और किसी भी समय इसका ब्रेक फेल हो सकता था, कोई भी पुर्जा खराब हो सकता था। इसीलिए लेखक को ऐसा लग रहा था कि कहीं बस किसी पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। यात्रा के दौरान उसे हर पेड़ एक खतरे की तरह महसूस हो रहा था और इसी डर की वजह से वह हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था बच्चों। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश करते हैं, यानी कि जो दोष होते हैं उनका पर्दाफाश करते हैं, कुछ भी गलत होता है तो। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता तर्क सहित विस्तार से बताओ। तो इनकी सार्थकता क्या है बच्चों, ये हमें बतानी है। तो आओ देखो, आजकल के बहुत से समाचार पत्र और न्यूज चैनल अक्सर भ्रष्टाचार, अपराध और जो भी सामाजिक बुराइयां इनको उजागर करते हैं, जो कि समाज के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि इससे लोग सतर्क होंगे और अन्याय के खिलाफ आवाज भी उठेगी। लेकिन इसे अगर केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए, अफवाहें फैलाने के लिए उपयोग किया जाएगा, तो ना केवल ये लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया जो है वो केवल गलत होगी, बल्कि समाज में भ्रम और डर भी पैदा करेगी। इसीलिए आवश्यक है कि मीडिया निष्पक्ष, सटीक और विश्वसनीय जानकारी दे, ना कि सनसनीखेज खबरों को बेवजह बढ़ावा दे, है ना। इस तरीके से आपका ये आंसर रहेगा। ओके बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो कि यहाँ पे 9th का हो गया। इसी तरीके से पिछली वीडियो में आपको मैंने बताए थे, जैसे मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक की किस व्यथा की ओर संकेत किया गया, लाख की चूड़ियों पाठ के आधार पर बताओ। तो बच्चों, मशीनी युग ने न जाने कितने ही हाथ काट दिए हैं, इस कथन में लेखक कारीगरों की खराब दुर्दशा को उजागर करते हैं। मशीनों के आने से कारीगरों के पारंपरिक व्यवसाय छिन गए हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई है। पहले वे अपने हुनर से जीविका चला लेते थे, लेकिन अब तो मशीनें आ गई हैं, तो रोजगार उनका खत्म हो गया एक तरीके से। तो लाख की चूड़ियां बनाने वाला बदलू भी ऐसा ही कारीगर है, जिसके लिए अब रोजगार पाना मुश्किल हो गया था, है ना, बेरोजगारी की माल झेलनी पड़ रही थी। ओके, फिर यहाँ पे है इस तरीके से, बस की यात्रा पाठ के अनुसार ऐसा जैसे सारी बसें इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि स्टार्ट करते ही वो बहुत ज्यादा कंपन कर रही थी, लग रहा था हम लोग इंजन में ही बैठे हैं, है ना। लेखक ने यह स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो बच्चों देखो, इसका आंसर सिंपल सा ये है कि लेखक का मानना है कि जीवन में कुछ लोगों से धोखा खाने का मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया से अच्छाई समाप्त हो गई है, सब दुनिया धोखेबाज हो गई है। उसने ये स्वीकार किया कि कोई भी उसे भी कई बार धोखा मिला है, लेकिन उसने देखा कि अधिकतर लोग ईमानदार भी और मददगार भी होते हैं। यदि वो सिर्फ नकारात्मक अनुभव को याद रखेगा, फिर तो भाई किसी पे विश्वास ही नहीं कर पाएगा, है ना। इसीलिए उन घटनाओं को भी देखा जाए जो अजनबियों ने उसकी मदद की, हिम्मत बढ़ाई और ईमानदारी से उनकी पाई लौटा दी। उदाहरण के लिए, टिकट बाबू का लेखक को बचा हुआ पैसा लौटाना, बस कंडक्टर का निस्वार्थ भाव से बच्चों के लिए दूध लाना, ये दिखाता है कि मानवता अभी भी जीवित है। यही कारण है कि लेखक निराश नहीं होता और समाज में अच्छाई पर विश्वास बनाए रखता है। ठीक है, तो आपका ये रहेगा। तो ये हो गया यहाँ पे। अब हम शुरू कर रहे हैं बच्चों अपने अगले खंड को, ठीक है, जो कि हमारा खंड नंबर घ। ओके, खंड नंबर घ है बच्चों रचनात्मक लेखन का, जिसमें 10वां क्वेश्चन 6 नंबर का है और इसमें से हमें किसी एक विषय पर अनुच्छेद लेखन करना है बच्चों। क्या करना है? अनुच्छेद लेखन, जैसे कि शिक्षा का विषय, बाढ़, पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण में युवा की भूमिका। बच्चों एग्जाम के अंदर आपको संकेत बिंदु भी मिलेंगे, है ना। संकेत बिंदु जैसे संकेत में आपके मंजूषा होती है ना, वैसे यहाँ पे भी संकेत बिंदु मिलेंगे जिसको आपको यूज करना होगा। मैंने नहीं ले रखे हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया था। मैं आपको सीधा सीधा इसका आंसर बताता हूँ कि अनुच्छेद लिखना कैसे है। जैसे कि पहला टॉपिक है शिक्षा का महत्व। तो देखो बच्चों, हमने कैसे लिखा है, शिक्षा मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यह केवल ज्ञान ही प्रदान नहीं करती, बल्कि ज्ञान के साथ साथ सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करती है। शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनता है और समाज तथा राष्ट्र के बीच विकास में योगदान देता है। शिक्षा से सामाजिक भेदभाव कम होते हैं और समानता बढ़ती है।
यह व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी बनाती है। आज की प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्य को पा सकता है, उन्हें हासिल करने के लिए योजनाबद्ध प्रयास कर सकता है। शिक्षा समाज में नैतिक मूल्यों और अनुशासन का प्रचार भी करती है। इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। केवल शिक्षा से ही हम सशक्त, जागरूक और प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला था हमारा बाढ़, है ना। अगला वाला क्या था बच्चों, बाढ़ के ऊपर था हमारा, है ना, ये रहा। तो बाढ़ के ऊपर अनुच्छेद कैसे लिखोगे, बाढ़ प्राकृतिक आपदाओं में से एक है जो मानव जीवन संपत्ति के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। भारी वर्षा, नदियों में जलस्तर का बढ़ना और असुरक्षित बांध ये इसकी मुख्य कारण होते हैं। बाढ़ के कारण लोग अपना घर, खेत, मूल्यवान संसाधन सब कुछ खो देते हैं, स्वास्थ्य प्रभावित होता है। वही चीजें सब यहाँ पे दी गई हैं। ओके, फिर है बच्चों पर्यावरण संरक्षण में युवा की भूमिका। तो ये भी आप देख सकते हैं, अच्छे से मैंने लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। दो तो मैंने आपको समझाई दी है ना। जी सर, जी सर, जी सर। ओके ओके ओके, चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। और ये जो 11 क्वेश्चन है ना बच्चों, यहाँ पर ये आपके फ्री के मार्क्स होने वाले हैं, क्योंकि इसमें पत्र लेखन है और पत्र लेखन के लिए बहुत आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगा इसी वीडियो में, बस ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो एग्जाम के अंदर आपके पत्र कौन कौन से होंगे। एक तो किसी अधिकारी को पत्र लिखने के लिए होगा, दूसरा आपके प्रधानाचार्य को पत्र लिखने के लिए होगा, और तीसरा अपने किसी सगे संबंधी को पत्र लिखना होगा। ठीक है, लेकिन 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 एग्जाम के अंदर केवल 2 क्वेश्चन होंगे। इन तीनों ही में से आपसे कोई भी 2 पत्र पूछ लेगा। अधिकारी प्रिंसिपल का पूछ लेगा, अधिकारी और संबंधी वाला पूछ लेगा, या फिर प्रिंसिपल और अधिकारी का, प्रिंसिपल और सगे संबंधी का रिलेशन वाला, ऐसे तरीके से, है ना। तो हम एक एक करके हर एक लेटर को समझेंगे। जैसे पहला वाला लेटर है, आपका नाम मोहन या साक्षी है, अपने क्षेत्र में जल भराव की समस्या के बारे में जल आयोग के अधिकारी को पत्र लिखिए और समाधान के लिए कदम उठाने का आग्रह करें, है ना। तो जल अधिकारी को आपको पत्र लिखना है बच्चों, और समाधान के लिए आपको कदम भी उठवाने हैं। तो आओ बच्चों कैसे लिखेंगे, देखो पत्र लिखने के लिए ना पता है क्या करना है, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत अच्छा समझा रहा हूं मैं आपको। पत्र लिखने के लिए आप अपने पत्र को 3 पार्ट में बांट दो बच्चों। 3 पार्ट में है सर, 3 में कैसे बांटे, तो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 एंड 3। ठीक है, अब जो हमारा ये पहला वाला पार्ट है ना, इसको याद कर लो आप। कैसे याद करो, यहाँ पे इस तरीके से SDRS, है ना, SDRS। अब ये क्या होता है बच्चों, S का मतलब होता है सेंडर एड्रेस, सेंडर मतलब कि भेजने वाले का पता। तो अधिकारी को लिखने के लिए पहले हम अपना पता लिखेंगे, 100 शांति निकेतन कुंज, करोल बाग, दिल्ली, ये लिख दिया हमने अपना पता। D का मतलब है डेट, डेट लिखेंगे बच्चों पूरी की पूरी। R का मतलब हो गया रिसीवर एड्रेस, रिसीवर की मतलब जिस व्यक्ति को ये मिलेगा, जिसको आप भेज रहे हो, है ना। प्राप्तकर्ता का पता, तो प्राप्तकर्ता कौन है, जल आयोग अधिकारी करोल बाग दिल्ली के। और ये S क्या है, S है बच्चों हमारा विषय। तो ये हो गया हमारा पहला वाला पार्ट कंप्लीट, है ना। अब जो हमारा ये दूसरा है ना, ये आपकी मेन बॉडी है पूरे लेटर की। ठीक है, लेटर के अंदर क्या लिखना है वो यहाँ पर है। क्या लिखना होगा बच्चों, सबसे पहले आपको अपनी जो प्रॉब्लम है वो बतानी है, फिर इस प्रॉब्लम से और आगे क्या क्या हो रहा है ये बताओ, और आखिर में आपने निवेदन करना है। ठीक है, आखिर में आपने निवेदन करना है। और फिर तीसरा क्या रहेगा बच्चों, तीसरे के अंदर आपको एंडिंग करनी है। एंडिंग कैसे करोगे, धन्यवाद, भवदीय, मोहन, साक्षी, इस तरीके से मोबाइल नंबर डाल के एंडिंग कर दोगे, है ना। तो सेम फॉर्मेट अपनाते बच्चों। सबसे पहले आ जाता है हमारा S यानी कि सेंटर एड्रेस, 100 शांति निकेतन कुंज, करोल बाग, दिल्ली। फिर S यानी ये हो गया, D यानी डेट, R यानी कि रिसीवर एड्रेस ये हो गया, और S ये हो गया हमारा रिसीवर कौन है, जल आयोग अधिकारी करोल बाग दिल्ली, और विषय ये हो गया। अब बच्चों कैसे लिखेंगे, विषय क्या है, जल भराव की समस्या के समाधान हेतु पत्र। तो मान्यवर, मैं मोहन या साक्षी आपके क्षेत्र का निवासी जल भराव की समस्या पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में बारिश के दौरान जल भराव बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं, लोगों को कठिनाई होती है। अतः इस समस्या को हल करने के लिए जल निकास की व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है, और नालों की सफाई भी बहुत ही नियमित रूप से की जानी चाहिए। अतः आपसे निवेदन है कि इस समस्या पर शीघ्र समाधान किया जाए। धन्यवाद, भवदीय, मोहन या साक्षी, जो भी नाम है, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर। बच्चों देखो यहाँ पे बॉडी जो है मैंने काफी छोटी लिखी है ना, काफी छोटी लिखी है। अगर ये डिट्टो भी लिख दोगे ना, अगर टॉपिक डिट्टो आ जाता है तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा और बढ़ा के लिखोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
मैंने समझाने के लिए बहुत छोटे टाइप में लिखा हुआ है ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन था बच्चों, उसको समझो कि आपका नाम जय या जयंती है, आप कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं, आपकी जो पारिवारिक आर्थिक स्थिति वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है, इनके पैसे वैसे अभी आपके घर पे बहुत कम है ही नहीं, तो विद्यालय की जो मासिक फीस है, महीने की जो फीस है वो भरना आपके लिए बहुत कठिन हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर फीस मांगने की प्रार्थना कीजिए। किसकी बच्चों? फीस मांगने की प्रार्थना करनी है बच्चों। तो कैसे लिखेंगे? प्रधानाचार्य को कैसे लिखते हैं? सेवा में, यहाँ पे श्रीमान और लिखना था हमें, ठीक है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल बालिका विद्यालय, नई सड़क करोलबाग दिल्ली। फिर आता है विषय, विषय क्या है? फीस माफी हेतु प्रार्थना पत्र। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले महोदय, सबने निवेदन यह है कि मैं, यानी कि आपका नाम, मैं जय या जयंती, आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं का एक विद्यार्थी हूं। मेरी पारिवारिक आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई है। मेरे पिताजी एक साधारण मजदूर हैं जिनकी आय बहुत कम है। इस कारण मेरे लिए विद्यालय की इस मासिक फीस को भरना अत्यंत कठिन हो गया है। मैं पढ़ाई में हमेशा अच्छा प्रदर्शन करता हूं और विद्यालय की सभी गतिविधियों में भाग भी लेता हूं। मेरी शिक्षा बाधित ना हो, इसलिए कृपया मेरी फीस माफ करने की कृपा करें। यदि आंशिक छूट भी मिल सके तो मेरे परिवार पर आर्थिक बोझ कम होगा, यानी कि डिस्काउंट थोड़ा मिल सके फीस पर तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, और मेरी फीस इस महीने की तो कम से कम माफ भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कहा गया है, ओके बच्चों। और फिर आखिरी लाइन में करेंगे निवेदन, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी स्थिति को देखते हुए मेरी सहायता करें। मैं आपका इस सहयोग के लिए सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, कक्षा और अनुक्रमांक, ठीक है, नाम, कक्षा और अनुक्रमांक इस तरीके से लिखेंगे, ओके बच्चों। चलो जी आगे आ जाओ। अब तीसरा वाला लेटर समझो। तीसरा वाला हमारा जो लेटर है वो क्या कहता है? तीसरे लेटर में कि आपका नाम अरविंद या शिवानी है। अपने भाई को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए। आपका जो भाई है ना, वो उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए, तो उसके लिए एक बधाई पत्र लिखिए। तो आ जाओ बच्चों, अच्छे से बधाई पत्र लिखते हैं। देखो, बधाई पत्र में आपने क्या करना है? सबसे पहले लिखना है प्रिय, फिर आपके भाई का नाम, जो भी लिखना चाहो आप, अपने भाई का नाम, काका का, जो भी है। तो प्रिय भाई, स्नेहपूर्ण नमस्कार। तुम्हें तुम्हारी हाल की परीक्षा में शानदार अंक प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। तुम्हारी मेहनत और लगन का यह उत्कृष्ट परिणाम उत्सव में प्रशंसनीय है। तुम्हारे इस उपलब्धि ने परिवार के मनोबल को बढ़ाया है और हम सबको गर्व महसूस भी हो रहा है। तुम्हारे अनुशासन, मेहनत और लगन ने ही ये साबित किया कि यदि हम सही दिशा में प्रयास करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। मैं आशा करता हूं कि तुम इसी उत्साह और मेहनत के साथ में आगे भी पढ़ाई करते रहोगे और प्रदर्शन करोगे अच्छा। तुम्हारी सफलता हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हारे सभी सपने पूरे हों और जीवन में हमेशा सफलता और प्रसन्नता मिले। एक बार फिर से तुम्हें ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। तुम्हारी शिवानी और अरविंद, है ना, तुम्हारा अरविंद या तुम्हारी शिवानी, इस तरीके से, है ना। और बिल्कुल एंड में यहाँ पे आपने दिनांक लिखनी है बच्चों, दिनांक यहाँ पर लिखनी है, ध्यान रखना, दिनांक आपने यहाँ पर लिखनी है। और प्रिंसिपल वाले में भी बच्चों दिनांक आपने बिल्कुल नीचे यहाँ पे लिखनी है, रोल नंबर के बाद में आपने दिनांक लिखनी है, ठीक है, प्रिंसिपल वाले में भी, और आपका जो सगे संबंधी वाला लेटर होता है इसमें भी ध्यान रखना चीज को, कहाँ पे आपको डेट लिखनी है, बिल्कुल एंडिंग में, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा आज का पेपर पूरा। अब ध्यान से सुनो, ये तो अभी केवल दूसरा पेपर हुआ, इसके अलावा अभी कम से कम 3 से लेकर 4 और सैंपल पेपर आएंगे बच्चों आपके, ऐसे ही 40-50 मिनट की हर एक वीडियो में, वो भी पूरे पेपर सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। हर एक पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में समझा करेंगे। जो भी वीडियोस होंगी उनके मैं प्रोवाइड करा दूंगा। पिछली वीडियो में भी हमने बहुत सारे लेटर वगैरह देखे थे बच्चों, जैसे कि लेटर हमें स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना था कि गंदगी जो है ना वो फैल गई है, तो अधिकारी को पत्र कैसे लिखना होता है बच्चों, देखो मैंने आपको अच्छे से बता रखा है ना। क्वेश्चन आंसर भी आपको मैंने बहुत अच्छे से बता रखे थे इसके, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर वाले, ये सारे के सारे। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी ना तो आपको पता होगा बच्चों, ठीक है। तो चलो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। अब आप सभी को ये वाली वीडियो अच्छी लगी है, ये सेशन अच्छा लगा है, तो जल्दी से और प्यार से इस वीडियो को एक प्यारा लाइक कर दो बच्चों। आप लाइक करोगे तो हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। और साथ ही साथ शेयर भी कर दो अपने दोस्तों में, ताकि वो भी अपने हिंदी के पेपर की तैयारी कर सकें। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।